हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा लक्ष्य जेई बैच में। और आज हमें करना है बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 19। ठीक है। आज ऑल दो एक लाइव क्लास होनी चाहिए थी, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रही है क्योंकि आशीष सर का कुछ टाइम स्लॉट का इशू है। तो इसकी वजह से अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक छोटा सा रिकॉर्डेड हम लोग देख लेते हैं। इसमें हमारे पास जो भी पीवाईक्यूज और जो भी ऑब्जेक्टिव वाले सवाल है, आप लोग ये होमवर्क के फॉर्म में मैं अभी आपको दे रहा हूं, ये आप लोग होमवर्क के फॉर्म में रखेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये भी आपका एक होमवर्क रहेगा। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास कुछ एडवांस के होमवर्क रहेंगे। ये आपका जेईई मेंस का है, इसको भी होमवर्क में रखेंगे। ये आपका एडवांस का है, इसको भी होमवर्क में रखेंगे। ये आपका एडवांस का है, इसको भी होमवर्क में रखेंगे। ठीक है, ये आपका एडवांस का है, इसको भी होमवर्क में रखेंगे। और ये आपका एडवांस का है, इसको भी होमवर्क में रखेंगे। और ये आपका एडवांस का है, इसको भी होमवर्क में रखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहता था वैसे तो आज लाइव डिस्कशन करें, लेकिन चलिए कोई नहीं, एक छोटा सा पार्ट हमें बात करनी है। ठीक है, तो मेजरली आज मैं एक अच्छे से कंसेप्ट के बारे में बात करूंगा, विच इज अ सॉलिड एंगल कंसेप्ट। ठीक है, जब हम लोग क्लास 11th में थे तो कई बच्चों ने यूनिट्स एंड डायमेंशन में पहली बार नाम सुना था, और जो भी मेरे पुराने अर्जुनास होंगे उनको मैंने कहा था बेटा क्लास 12th में जाकर के हम लोग इसको थोड़ा सा और समझेंगे, इसको यूज कैसे करना है इसको और देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक सवाल आपके सामने रख रहा हूं, इसको आप पॉज करके ट्राई करिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक क्यूब है बेटा। ठीक है, मेरे पास यहां पर एक क्यूब है, क्यूब ऑफ साइड एल है, क्यूब ऑफ साइड हमारे पास एल है। पॉज कर करके ट्राई करना है बेटा। ठीक है, जब मैं कंसेप्ट बताऊंगा तो आप लोग उसको करेंगे। ठीक है, और यहां पर हमारे पास इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज इक्वल टू ई नॉट। एंड इस डायरेक्शन में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इस वाले सरफेस पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, दैट इज इक्वल टू ई नॉट। और इस वाले सरफेस से जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इक्वल टू 2 ई नॉट। ठीक है, तो मैंने आपसे सवाल पूछा कि भाई बताइए कि हमारे पास इसके अंदर कितना चार्ज है। ये वाले सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है दैट इज ई नॉट, और ये वाले सरफेस से जो बाहर जा रही है दैट इज 2 ई नॉट। तो हमें ये बताना है कि भाई इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। तो कभी भी आपके लिए याद रखना बेटा, कंसेप्ट हमारे पास ये है कि अगर आपका क्यू इनसाइड कभी भी आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले आप लोग सोचिए कि भाई क्या हम लोग फ्लक्स टोटल निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या हम लोग फ्लक्स टोटल निकाल सकते हैं। और अगर आप फ्लक्स टोटल निकाल सकते हैं तो हमारे पास गॉस लॉ को मैं ये लगा सकता हूं कि भाई जो भी हमारे पास टोटल फ्लक्स होगा दैट इज क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हमारे पास यहां पर होगा। तो क्यू इनसाइड दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल फ्लक्स हम लोग देख सकते हैं। तो यस, हमारे पास कभी भी आपके लिए चार्ज के लिए आए बेटा तो आपको यही कंसेप्ट लगाना है, दिस विल बी योर कंसेप्ट। ठीक है, अब बात आती है कि भाई फ्लक्स निकालना आप सभी लोगों को सिखाया गया है। तो अगर आप देखें तो ये वाले सरफेस पर, ये वाले सरफेस का जो एरिया होगा दैट इज इक्वल टू सर एल स्क्वायर हमारे पास रहेगा। मैंने कहा हाँ, और एरिया एलिमेंट आपका बैक साइड में पीछे की डायरेक्शन में यहां पर आउटवर्ड प्रोजेक्टिंग एरिया रहेगा दैट इज एल स्क्वायर, और यहां पर भी आपका एरिया एलिमेंट रहेगा दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ठीक है, तो इनकमिंग फ्लक्स फाई इनकमिंग की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या होगा बेटा, सर इनकमिंग है तो नेगेटिव हम लोग लगा लेंगे इंटू ई नॉट इंटू एल का स्क्वायर, ये आ जाएगा। और अगर मैं फाई आउटगोइंग की बात करूंगा, जो इसमें से फ्लक्स आउटसाइड निकल रहा है, तो सर हम लोग प्लस लगा लेंगे, तो ये है 2 ई नॉट इंटू एल का स्क्वायर, ये रहेगा। कई बच्चों को ये डाउट आ सकता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट से 2 ई नॉट कैसे हो गई, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर कुछ चार्जेस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड 2 ई नॉट की है। ठीक है, अब जरा यहां पे समझना, मैं अगर टोटल फ्लक्स की यहां पर बात करूंगा तो फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो फाई इनकमिंग प्लस फाई आउटगोइंग हम लोग देख सकते हैं। तो ये आएगा बेटा माइनस ई नॉट एल का स्क्वायर प्लस 2 ई नॉट एल का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ई नॉट इंटू एल का स्क्वायर, ये आ गया टोटल फ्लक्स। और अगर मुझे चार्ज इनसाइड निकालना था तो एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, ये है एप्सिलॉन नॉट, फिर ये है ई नॉट इंटू एल का स्क्वायर, दिस विल बी योर आंसर। ये है हमारे पास आंसर।
अब कई बच्चे कहेंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है हमारे पास, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक गॉसियन सरफेस है, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग, इसको समझाने के लिए एक गॉसियन सरफेस है, यहां पर है -q, मैं ऐसे लिख लेता हूं, यहां पर है -q और यहां पर है +2q। अब याद करिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैंने आपको बताया था जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतनी ही ज्यादा फील्ड लाइंस बनानी पड़ेंगी। तो अगर आप यहां पर देखें तो माइनस के लिए अगर मान लीजिए मैंने कहा कि हमारे पास 3 लाइंस हैं कुछ इस प्रकार से, हमारे पास, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, माइनस के लिए मैंने कहा कि कुछ 3 लाइंस हैं, तो इसमें से कितनी बनानी पड़ेंगी सर, हमें 6 लाइंस बनानी पड़ेंगी। तो कुछ ऐसे बना दूं हमारे पास, है ना। हमारे लिए अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास कुछ ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, या इससे थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, और हमारे पास पॉजिटिव ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस पे कितनी बना दी, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और बना लीजिए 8। तो इस पे कितनी होनी चाहिए सर, इस पर हमारे पास होनी चाहिए 4। तो मैंने कुछ ऐसे बना ली। तो अगर आप देखें तो क्या हमारे पास आउटगोइंग फ्लक्स ज्यादा है, हाँ सर, आउटगोइंग फ्लक्स हमारे पास यहां पर ज्यादा है एज कंपेयर टू इनकमिंग फ्लक्स, फाई इनकमिंग। तो टोटल फ्लक्स हमारे पास क्या आ रहा है, आउटगोइंग आ रहा है, दैट मींस अंदर कहीं ना कहीं टोटल चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है। तो ऑल्दो इन्होंने कोई चार्ज वैसे नहीं शो किया है, उन्होंने पूछा है कि भाई इसके अंदर कितना चार्ज होगा, तो हम लोग उसी के हिसाब से रिलेट कर लेते हैं कि टोटल फ्लक्स निकाल लो और वहां से हम लोग अपने चार्ज के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये वाला सवाल आपको जेईई मेंस में भी मिलेगा, जरा ध्यान से सुनना। हमारे पास जेईई मेंस एंड बोर्ड्स, मैं जेएम लिख देता हूं, एंड बोर्ड्स, दोनों में आपको ये सवाल मिल जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है कि हमारे पास एक शीट है ऑफ साइड ए एंड ए, इससे a/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज मैंने रख दिया है q। तो इन्होंने बोला है कि कितना फ्लक्स हमारे पास चार्ज का इस शीट में से जा रहा होगा। तो अब आप कहेंगे सर ये तो क्लोज सरफेस नहीं है, गॉस लॉ तो हमारे पास सर क्लोज्ड सरफेस के लिए होता था। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आप खुद से सोचिए क्या इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस को क्रॉस कर रही होगी, हाँ या ना। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस को उसको क्रॉस कर रही होगी, बिल्कुल सर। तो कुछ ना कुछ फ्लक्स तो जा ही रहा है। हाँ, गॉस लॉ लगाने के लिए हमारे पास अगर आप देखें तो अगर आप गॉस लॉ की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए सर, क्लोज्ड सरफेस हमारे पास होना चाहिए, नो डाउट, हमारे लिए ये बात सही है। अब बात यह है कि अब किसी तरीके से कोशिश करिएगा कि हमारे पास सिमेट्रिकल सिस्टम बनाया जाए। एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे खुद से पॉज करके, सिमेट्रिकल सिस्टम बनाने की कोशिश करें। सर सिमेट्रिकल कैसे बना लूंगा मैंने कहा एक बात देखो, ये अगर a है, ये अगर a है और ये डिस्टेंस है a/2, तो क्या मैं ऐसा कुछ कह सकता हूं कि मान लीजिए मेरे पास एक शीट थी, हाँ, जिसका साइड लेंथ हमारे पास कितना है बेटा, हमारे पास सर साइड लेंथ इज इक्वल टू a। मैंने कहा कि एक काम करो, इसके साइड में भी एक और शीट लगा दो ए साइड की, इसके इस साइड में भी एक और शीट लगा दो ए साइड की, इधर भी बैक साइड एंड फ्रंट साइड, पूरा ए साइड का एक क्यूब मान लो, ठीक है, पूरा ए साइड का एक क्यूब मान लो, और इसके बिल्कुल बीच में एक चार्ज प्लस क्यू रख दो। अब दिमाग यहां से लगाना है कि हम लोग कैसे सोचेंगे। तो अगर मान लीजिए मेरे पास ये गॉसियन सरफेस है और अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया फ्लक्स कितना होगा टोटल, तो आई नो कि आप सभी लोग अब बता देंगे सर Q/ε0 होगा, क्योंकि हमारे पास जब भी फ्लक्स की बात करते हैं तो सर इनसाइड चार्ज हमारे पास कितना है उस पर रहेगा। अब आप खुद सोचिए कि क्या ये चार्ज हमारे लिए सिमेट्रिकल है, हाँ या ना, क्या ये चार्ज हमारे लिए सिमेट्रिकल रखा हुआ है, यस सर। क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो मैं ये कह सकता हूं कि जैसे इस रूम के बिल्कुल बीचों बीच में मैंने क्या रखा है, एक बल्ब रख दिया है। जैसे ही मैं इस बल्ब को जलाऊंगा तो हर फेस पर, हर दीवार पर मेरे पास बराबर रोशनी गिरेगी, है ना। तो मैं यहां पर अपने लिए यूनिटरी मेथड लगा सकता हूं कि इस क्यूब में कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। मुझे देखा जाए तो यही चीज तो निकालनी थी कि अगर a/2 डिस्टेंस है हमारे पास यहां पे, तो इसमें से कितना जा रहा है। तो मैं ये कह सकता था कि भाई जो मेरे पास ये वाला सरफेस है मुझे इसमें से पूछा गया है, क्योंकि मैंने अब एक सिमेट्रिकल सिस्टम बना लिया है। ध्यान सुनिएगा,
क्योंकि मैंने अब एक सिमेट्रिकल सिस्टम बना लिया है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 6 फेसेस में से जो फ्लक्स जा रहा था दैट इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। एक फेस में से कितना फ्लक्स जाएगा बेटा, दैट इज Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। ये होगा हमारे पास आंसर, ये होगा हमारे पास आंसर। तो सिमेट्रिकल सिस्टम बनाने की कोशिश करनी है। अब इसको जरा एक बार पॉज करिए और ट्राई करिए। यहां पर हमें सवाल में क्या दे रखा है बेटा कि एक साइड ए है, एक साइड ए है और इधर ए है। अब बच्चे क्या करते हैं, ध्यान सुनिएगा। बच्चे कहते हैं कि सर आपने बताया था कि हमें एक सिस्टम को क्लोज करना है तभी हम लोग गॉस लॉ लगा सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो बच्चा क्या करता है, सर हमारे पास इधर इधर इधर, अब देखना जरा खुद से सोचना, सर ऐसे हम लोगों ने यहां पर क्या करा है, हम लोगों ने इसको क्यूब बना लिया। मैंने कहा ठीक है। तो सर इस क्यूब में से जो हमारे पास फ्लक्स होगा, जब याद करिए क्यूब का फ्लक्स अगर मैं लिखूं तो आपको याद आ रहा होगा क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट होगा। हाँ या ना, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब बच्चे क्या करते हैं कि भाई हमारे पास सर इसमें अब 6 फेसेस है, तो 6 फेसेस में से अगर आप देखें तो हमारे पास 1/6 और कर देंगे। अरे पागल क्या किया तूने, क्या ये सिमेट्रिकल सिस्टम है कि तू कहेगा, भाई खुद सोच, तूने एक बल्ब दीवार के बिल्कुल अपने रूम के कोने में लगाया और तूने बल्ब जला दिया, तो क्या हर दीवार पर बराबर रोशनी गिरेगी? नहीं सर। तो इसके बाद तू यूनिटरी मेथड तो नहीं लगा सकेगा कि भाई डिवाइडेड बाय 6 कर दूं तो हर फेस का आएगा। हमें इसको किसी ना किसी तरीके से, अब ये प्रॉब्लम समझ आई कि हम लोग ये नहीं कह सकते कि भाई फ्लक्स थ्रू वन सरफेस, फ्लक्स थ्रू वन फेस कितना होगा सर, दिस इज 1/6 टाइम्स ऑफ Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। जिस बच्चे ने ये कर दिया ये गलत हुआ। अब पॉज करिए और सोचिए कि ये सिमेट्रिकल मेरे को बनाने की कोशिश करनी है। हम सिमेट्रिकल कैसे बनाएं, सोचिए। मैं इसको यहां पे ले आता हूं। अगर आप यहां पर देखें कि मान लीजिए कि मेरे पास ये थी शीट, कितने साइड की थी बेटा, सर दिस वाज ए एंड दिस वाज ए। और सर आपने यहां से ए डिस्टेंस की दूरी पर ही प्लस क्यू चार्ज को यहां रख दिया है। मैंने कहा बिल्कुल। तो सर इस शीट में से कितना फ्लक्स जाएगा, क्योंकि अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी तो इस सरफेस को क्रॉस करेंगी, यस, तो इसमें से कितना जाएगा। तो मैंने कहा यार कोशिश करो सिमेट्रिकल बनाने की। अगर मान लो कि बेटा मैंने एक शीट यहां रखी होती, ध्यान सुनना, अगर मैंने यहां पर एक शीट रखी होती, सपोज लाइक दिस, एक शीट यहां पर बेस में ही रखी होती और एक शीट यहां पर रखी होती, तो अब ये साइड कितना हो गया होता बेटा ए, और ये साइड भी हो गया होता a प्लस ए 2a। तो ये 2a साइड का एक फेस बना और इससे a/2 a डिस्टेंस पर है। तो क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि सर आप यहां पर भी ऐसी ही 4 शीट्स को रख दीजिए। मैंने कहा राइट। सर ऊपर भी आप लोग 4 शीट्स को रख दीजिए। मैंने कहा राइट। और सर इधर भी आप लोग 4 शीट्स को रख दीजिए। मैंने कहा राइट। सर फ्रंट पे भी बैक पे भी अगर आप रख देंगे, फ्रंट एंड बैक, तो हमारे पास कहीं ना कहीं ये कंप्लीटली इनक्लोज हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। इफ वी कवर, ध्यान सुनना, हमारा सारा का सारा टारगेट क्या है कि भाई देखो हमें फ्लक्स निकालना है एक शीट में से। तो यूनिटरी मेथड कब लगा पाऊंगा, जब सिमेट्रिकल सिस्टम होगा। जरा समझना कि हमारे पास इफ वी कवर द चार्ज बाय 6 फेसेस, मैं 6 फेसेस से कवर कर रहा हूं, ईच फेस कंटेनिंग 4 शीट्स, ईच फेस कंटेनिंग 4 शीट्स। हर फेस पर कितनी शीट्स है, 4 शीट्स है। तब जाके जो चार्ज क्यू है इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड। सोचिए जरा, सिमेट्रिकली प्लेस्ड, हाँ या ना, क्योंकि अब जो क्यूब का साइज बनेगा वो कितना बनेगा बेटा, सर क्यूब का साइज विल बी ऑफ 2a। हमारे पास 2a साइड का एक क्यूब बनेगा जिसके सेंटर से कितनी दूरी पर है, मतलब दैट इज एट अ डिस्टेंस a। तो अब ये सेंटर पर हो चुका है, राइट। तो अगर आप यहां पर ध्यान से समझें तो मेरे पास कितनी शीट्स यूज हुई है, शीट्स जो मैंने यूज करी, शीट्स जो यूज हुई है, दैट इज इक्वल टू 6 × 4, दैट इज 24 शीट्स। अब याद करिए कि अगर मैं इस क्यूब में से फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स कितना होगा, सर जितना चार्ज अंदर है बटे एप्सिलॉन नॉट, यही होता है सर। क्योंकि
ये चार्ज सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, अब मैं यूनिटरी मेथड लगा सकता हूं। सिमेट्रिकली हमारे पास ये प्लेस्ड है, तो अब मैं यूनिटरी मेथड लगा सकता हूं कि भाई 24 शीट्स में से जो हमारे पास फ्लक्स जा रहा है दैट इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 1 शीट में से कितना फ्लक्स जाएगा सिमेट्रिकली, दैट इज Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये आपको मैं होमवर्क दूंगा, अगली क्लास में डिस्कस करके आना है। ठीक है, और नेक्स्ट एक छोटा सा पार्ट में आज डिस्कस करूंगा, फिर हम लोग अगली क्लास में एडवांस के क्वेश्चन साथ में डिस्कस करेंगे, बस एक छोटा सा पार्ट में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, देखिए क्लास 11th को रिवाइज कर लेते हैं। जो बच्चे कहते हैं सर मेरी तो क्लास 11th पूरी बर्बाद है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिवाइज करता जा रहा हूं। क्लास 11th को जरा आप लोग रिवाइज करिए। चैप्टर था हमारे पास यूनिट्स एंड डायमेंशंस, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अगर आपको याद आ रहा हो कि हम लोगों ने सिस्टम ऑफ यूनिट्स या टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज देखी थी, एक थी हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक थी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, हमारे पास एक थी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कितनी होती थी बेटा, याद करें, 7 होती थी बेटा। हमारे पास 7 नंबर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती थी, जिसमें आपका आता था मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको आप मोल्स भी कहते हैं, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस भी बोलते हैं, कई जगह इल्यूमिनस भी बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो याद कर लीजिए, ये हमारे पास सर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती थी। ये ऐसी क्वांटिटी होती थी जिनको हम लोगों ने सेपरेटली इनको डिफाइन किया, और इसी को यूज कर करके हम लोगों ने अपनी और क्वांटिटीज बनाई विच आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। दुनिया में इन दोनों को, इन 7 को छोड़ करके बाकी आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। फिर जैसे एग्जांपल में मैं यहां पर लिख ही देता हूं, हमारे पास एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, डेंसिटी हो गया, चार्ज हो गया, फोर्स हो गया, कुछ भी आपके दिमाग में आए यहां पर रख दीजिए। फिर हम लोगों ने यहां पर बात करी थी बेटा कि जब यूनिट्स की बात आई थी कि सारी फिजिकल क्वांटिटीज को सेपरेटली, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास जो फोर्स लगा है दैट इज 5। सपोज मैंने कहा मेरे पास फोर्स लगा है दैट इज 5, तो आपको ये डाउट आ सकता है कि यार 5 क्या, किसके कंपैरिजन में। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि मैं 100 चला हूं, 100 चला हूं, तो अब आपको डाउट आएगा यार 100 मीटर कह रहा है, सेंटीमीटर कह रहा है, किलोमीटर कह रहा है, माइल्स कह रहा है, क्या कह रहा है, क्योंकि आप रिलेटिवली नहीं सोच पाएंगे वहां पर। इसीलिए एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से सेपरेट आउट करना, और दूसरी बात उस क्वांटिटी में कितनी मैग्नीट्यूड की आप बात कर रहे हैं उसके लिए हमें जरूरत पड़ रही थी यूनिट्स की। अगर मैं आपको बोलता हूं मैं 100 मीटर चला हूं, तो आपके दिमाग में रहेगा अरे छोटा मोटा ही सर चले। अगर मैं बोल दूं 100 किलोमीटर मैंने चला है, तो आप कहोगे यार भाई बहुत बड़ी बात है ना। और अगर मैं कह दूं 100 लाइट ईयर्स दूर है एक स्टार, तो आप कहोगे अरे ये तो बहुत ही ज्यादा दूर है। यस, तो कहीं ना कहीं यूनिट्स हमें एक तो फिजिकल क्वांटिटी का सिग्निफिकेंस दे रही है। जैसे मैंने कहा कि मैं 100 मीटर चलाऊं, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मैंने पानी पिया है, मीटर मतलब लेंथ, तो कुछ ना कुछ लेंथ के बारे में बात हो रही है, कुछ एरिया की बात नहीं हो रही, करंट की बात नहीं हो रही, टेम्परेचर की बात नहीं हो रही, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी का भी बात आई। और दूसरी बात यह है कि वो आपको रिलेटिवली सोचने में मदद करता है कि भाई कितनी बड़ी क्वांटिटी की बात हो रही है। तो जब हम लोग इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को सेग्रीगेट आउट कर रहे थे यूनिट वाइज, तो हम लोगों ने यहां पर एक सप्लीमेंट्री यूनिट्स की भी बात करी थी, याद करिए, सप्लीमेंट्री हमारे पास यूनिट्स की भी हमारे पास बात करी थी। सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास क्या होती है बेटा, एक होता है एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। कई बच्चों को शायद याद होगा, जिनको याद नहीं है घबराने वाली बात नहीं है, ये पूरा यही पढ़ाया जाता है। जो अगर आप 11th क्लास के नोट्स खोलेंगे तो यही मिलेगा। इसमें कोई ऐसा नहीं कि सर आपने रिवाइज करने के लिए मेन चीजें बताई, क्या नहीं, पूरा डिटेल में ही आपको बता रहा हूं। एक होता है एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा थीटा से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, बल्कि कम ही बताया होगा 11वीं में क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती इतनी। ठीक है, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल हमारे पास क्या होता है, किसी भी सर्कल का एक सेक्टर ले लीजिए, तो ये कितना एंगल यहां पे सबटेंड कर रहा है इसकी बात होती है।
मतलब दिस इज योर प्लेन एंगल, ध्यान सुनना, प्लेन एंगल मतलब 2 डायमेंशनल एंगल, ठीक है। 2 डायमेंशन, जैसे आप कॉपी पर एंगल बनाते हैं वैसे वो 2 डायमेंशनल है बेटा, एक प्लेन में हमारे पास होता है। तो अगर आप देखें तो ये जो लेंथ है दिस इज आर्क लेंथ, एंड जो ये वाला लेंथ है विच इज रेडियस ऑफ द सर्कल, तो थीटा आपके लिए डिफाइंड है, थीटा इज डिफाइंड एज हमारे पास आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, या फिर आप लिख लीजिएगा आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, यही होता है। इसकी अगर आप यूनिट की बात करेंगे तो सर यूनिट डिग्रीज होता है, नहीं बेटा, इसकी यूनिट होती है रेडियंस। और अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं बेटा तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, दैट विल बी m0 l0 t0, क्योंकि ये लेंथ के रेशियोज की बात हमारे पास हो रही होती है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमें तो स्कूल में डिग्रीज बताया गया था, तो डिग्रीज और रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस हमारे पास होता है। अगर आप कभी भी इसको कन्वर्ट करना चाहें तो इसको यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब याद करिए हमारे पास ये आर्क लेंथ को मैं यहां पर स्टार मार्क कर रहा हूं, आर्क लेंथ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि अच्छे सवालों में बाद में जाएगा, सर आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, रेडियस इंटू थीटा करोगे तो ये वाला लेंथ कितना है ये आपको पता लग जाएगा, ये बाद में हमें जरूरत भी पड़ेगी। अब बात आती है कि सर सॉलिड एंगल क्या है। याद करिए आपके पास, आपने कभी ना कभी तो कोन तो देखा ही होगा, भले ही वो आइसक्रीम का कोन देखा हो, बर्थडे कैप का कोन देखा हो, कोन तो आपने देखा होगा। या कभी आप नमकीन खाने गए हो ठेले पर, तो वो एक कोन बना करके आपको देते हैं, तो कोन तो आप लोगों ने देखा है ना। तो कोन हमारे पास एक 3D स्ट्रक्चर है, यस, राइट और रॉन्ग। और इस कोन में अगर आप बात करें, इस कोन में अगर आप बात करें तो कोन के यहां पर जो ये हमारे पास वर्टेक्स है इसको हम कहते हैं एपेक्स। क्या कहते हैं बेटा? एपेक्स। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं अपना एपेक्स। इस कोन के अंदर अगर आप देखें तो एक 3 डायमेंशनल स्पेस होती है ना। जब भी आप सॉफ्टी की बात करें, कोन की बात करें, तो अंदर अगर आप देखेंगे, अगर आप अंदर मिट्टी डालेंगे तो मिट्टी एक 3 डायमेंशनल वॉल्यूम कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई करेगा। तो जो यहां पर ये 3 डायमेंशनल एंगल है, 3D एंगल जो यहां पर होता है, इसी को हम लोग कहते हैं अपना सॉलिड एंगल। यही है आपका सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या है? जैसे नॉर्मल एंगल होता है प्लेन 2 डायमेंशनल एंगल, सॉलिड एंगल इज बेसिकली अ 3 डायमेंशनल एंगल। तो अब हमें थोड़ा सा सॉलिड एंगल को एक बार देख लेना है थोड़ा सा अच्छे से। सॉलिड एंगल की अगर मैं यहां पर बात करूं तो किसी भी कोन को, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे आप यहां पर सर्कल का यूज करते हैं, यहां पर स्फेयर का यूज हमारे पास किया जाता है। इसको समझाने के लिए आपके लिए यहां पे स्फेयर का यूज यहां पे किया जाता है, क्योंकि स्फेयर में से अगर आप सेंटर पर, ठीक है, अगर आप सेंटर पर कुछ ऐसा कोन के बारे में बात करें, ठीक है, ऐसे कोन के बारे में बात करें तो जरा ध्यान से देखना, ठीक है, ऐसे कोन के बारे में बात करेंगे तो जो भी ये एंगल सेंटर पर बना रहा है, दिस इज योर सॉलिड एंगल। ओमेगा क्या है बेटा आपके लिए? ओमेगा इज योर सॉलिड एंगल। इसको डिफाइन कैसे किया गया है बेटा? जैसे थीटा को कहा गया है आर्क लेंथ बाय रेडियस, इसको डिफाइन किया गया है कि ये वाला कितना एरिया है, ds इज एरिया ऑफ द सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस, ठीक है। ds वहां पे लेंथ होता है, यहां पे एरिया रहता है, और डिवाइडेड बाय इसका अगर स्फेयर का रेडियस r है तो ये डिवाइड बाय r का स्क्वायर, ये हमारे पास डिफाइन होता है। तो सर्कल में क्या होता है? आर्क लेंथ बाय रेडियस, और यहां पे 3 डायमेंशन की बात हो रही है तो वहां लेंथ ना होकर के एरिया होता है। ऊपर वाला जो ये ग्रीन वाला पोर्शन है, ये वाला एरिया ds डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, दिस इज योर सॉलिड एंगल। इसकी यूनिट क्या रहती है सर? इसकी यूनिट रहती है बेटा स्टी रेडियंस। क्या कहते हैं इसको? स्टी रेडियंस। रेडियंस हमारे पास एंगल की यूनिट है, स्टी रेडियंस हमारे पास सॉलिड एंगल की यूनिट होती है, ठीक है। अब बात आती है, जरा यहां पर ध्यान सुनना, सर इसका डायमेंशन हमारे पास क्या होता है? इसका डायमेंशन हमारे पास है बेटा दैट इज m0 l0 t0, ये इसका डायमेंशन है, क्योंकि ये भी l का स्क्वायर होगा, ये भी l का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसको जरा देखना, अगर मान लीजिए मैंने आपको कहा कि फाइंड सॉलिड एंगल ऑफ हेमिस्फीयर, फाइंड सॉलिड एंगल
ऑफ हेमिस्फेयर। एक हेमिस्फेयर का सॉलिड एंगल जरा बताइए कितना होता है, क्योंकि हेमिस्फेयर एक स्फेयर का ही हिस्सा है, तो आप इसका सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक हेमिस्फेयर था ये, तो अब ये वाला कोण बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। जब ये बिल्कुल डायमेट्रिकल प्लेन में आ जाएगा तो आपका हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो एरिया आप कौन सा लेंगे सर इस बार? एरिया इस बार हम लोग लेंगे कि सर ये वाला एरिया बन जाएगा, एंड दिस एरिया दैट ds विल बी इक्वल टू हमारे पास 2 πr का स्क्वायर, क्योंकि ये वाला एरिया था ना बेटा हमारे पास। हाँ सर, मैंने कहा अगर मेरे को हेमिस्फेयर की बात करनी है तो ये स्फेयर यहां से बढ़ते 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 यहां तक आ जाएगा। जैसे ही ये यहां तक आएगा तो एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास 2 πr का स्क्वायर, और यहां पर एक 3 डायमेंशनल एंगल हमारे पास यहां पर बनेगा। दिस 3 डायमेंशनल एंगल ओमेगा अगर मैं आपको देखूं तो ये होगा सर ds डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। तो ds की जगह पर आप रख सकते हैं 2 πr का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, ये और ये चला गया। दिस इज 2πt रेडियंस हमारे पास आंसर होगा। याद रखना है कि एक हेमिस्फेयर का सॉलिड एंगल कितना होता है 2πt रेडियंस। और अगर मैं आपको यहां पर बात बोलूं कि एक कंप्लीट स्फेयर है, इसके सेंटर पर हमारे पास एक सॉलिड एंगल बनेगा, यस 3 डायमेंशनल एंगल बनेगा। तो इसका अगर ओमेगा चाहिए तो सर ds डिवाइड बाय r का स्क्वायर हमें करना है। मैंने कहा ds क्या रहेगा सर, इस बार ये पूरा एरिया हो जाएगा स्फेयर का। ये क्या है हमारे पास स्फेयर, और ये है हमारे पास हेमिस्फेयर। ये क्या है हमारे पास हेमिस्फेयर। तो पूरे का सर हम लोग देखें तो दिस विल बी इक्वल टू 4 πr स्क्वायर सर, दिस विल बी 4 πr का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, ठिशुम ठिशुम 4πt रेडियन, ये आपका होगा। ठीक है, तो हमें यहां से याद क्या करना है, हमें यहां से याद रखना है कि भाई सॉलिड एंगल, ये आपके नोट्स में होना चाहिए फॉर्म श्योर। सॉलिड एंगल एक 3 डायमेंशनल एंगल है एट एपेक्स ऑफ कोन, एट एपेक्स ऑफ कोन। अगर आप देखें तो ओमेगा की वैल्यू होती है ds डिवाइड बाय r का स्क्वायर, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, और यूनिट इसकी होती है str, टी रेडियन, टी रेडियंस बोलते हैं। हमारे पास हेमिस्फेयर का अगर आप सॉलिड एंगल देखें, हेमिस्फेयर का जो आपका सॉलिड एंगल होता है दैट इज 2πt रेडियन, और हमारे पास स्फेयर का अगर आप सॉलिड एंगल की बात करें तो दिस इज 4πt रेडियंस। क्लियर है क्या? बहुत बेसिक थी, इतनी ही चीजें याद होनी चाहिए। अब जरा एक बात बताओ, मान लीजिए कि मेरे पास एक पेपर है, ठीक है, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसमें एक ऐसे बना लूं, ठीक है, अगर मैं इसमें कुछ ऐसे बना लूं तो ये एक ट्राइंगल टाइप का दिख रहा है। अगर मान लो ये छोटा अगर एंगल होता, स्मॉल एंगल, क्योंकि अभी तो एंगल बड़ा है, तो अगर आप देखें तो हमारे पास यहां पर अगर ये स्मॉल एंगल होता, इसको समझना, और अगर देखो तो ये एंगल एक प्लेन में है, किसी एक प्लेन में है, तो दिस इज 2 डायमेंशनल एंगल। हम यहां पर ओमेगा की बात नहीं करेंगे, यहां पर किसकी बात करेंगे सर, थीटा की बात करेंगे। अगर मैं इसको रख करके घुमाना स्टार्ट करूं तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेगा बेटा, सोचिए सर। अगर आप इसको घुमाएंगे तो एक कोन बनाएगा, क्योंकि ये किस सरफेस, ये वाली साइड किस सरफेस पे मूव करेगी सर, स्लांट साइज पे मूव करते 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 ये कोन बनाने की कोशिश करेगा, है ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास, हमें इस चीज की जरूरत है, अगर मेरे पास एक प्लेन एंगल है थीटा, थीटा क्या है प्लेन एंगल, और अगर आप इसको घुमाना स्टार्ट करेंगे तो घुमाते घुमाते ये हमारे पास एक कोन बनाना स्टार्ट कर देगा, तो ये एक सॉलिड एंगल भी बनाएगा। तो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच का एक रिलेशन होता है, ये आपको याद रखना है, रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। तो ओमेगा होता है बेटा 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारे पास रिलेशन है। डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, मैं यहां पे लिख देता हूं डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड। आपको
ये यूज करना आना चाहिए, डेरिवेशन की हमें जरूरत नहीं है। मैंने ये बात बोली कि अगर मेरे पास एक प्लेन एंगल है, अगर मैं इसको घुमाना स्टार्ट करूंगा तो इस थीटा की वजह से एक कोण बनेगा, और कोण का जो सॉलिड एंगल आएगा दैट इज 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारे पास रिलेशन है। अब जरा समझना, हम लोगों ने ये वाला सवाल कहीं ना कहीं, ये वाला सवाल हम लोगों ने कहीं ना कहीं करा हुआ है, ऑलरेडी डन यूजिंग इंटीग्रेशन। मेथड वन, मेथड वन आप अपने नोट्स को खोलेंगे बेटा, वी हैव ऑलरेडी डन, वी हैव ऑलरेडी डन यूजिंग इंटीग्रेशन। बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है। और अगर आपको लगे सर ये तेज है, तो बेटा दिस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड। इससे तेज हो सकते हैं, इससे धीरे हमें नहीं चलना है, ठीक है। याद करिए, हम लोगों ने कहा था कि यार रिंग की बात हो, कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने तो रिंग का क्वेश्चन कहा था, या डिस्क की बात हो, दोनों चीजें सेम ही है इस सवाल के लिए। क्यों सर? क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे पास यहां से x डिस्टेंस की दूरी पर, x डिस्टेंस की दूरी पर एक चार्ज q रखूंगा, और मैं आपसे बोलूं कि भाई कितना फ्लक्स इसमें से, रिंग में से पास हो रहा है, तो कौन से एरिया की आप बात कर रहे होंगे? सर इस वाले एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली जा रही है, आप ये पूछना चाह रहे हैं। यस, अगर मैं उसकी जगह डिस्क रख दूंगा तो कोई अलग सवाल तो बना नहीं, क्योंकि इस वाले एरिया में से हमारे पास कितना फ्लक्स जा रहा होगा, सर हमें ये चीज चाहिए थी। मैंने कहा हाँ, ये चीज हमें चाहिए थी। और अगर आप इसका याद करें कि हम लोगों ने कैसे किया था कि सर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ऐसे जाएगी, यस, यहां पर हम लोगों ने सर एक रिंग ले लिया था जिसका एरिया एलिमेंट हमारे पास यहां था DA, और ये एंगल था थीटा, जो यहां पर हम लोगों ने थीटा लिया था। फिर स्मॉल फ्लक्स लिखा था सबसे पहले, दैट इज EDA cos थीटा, हां सर यही लिखा था। ये आया था बेटा KQ डिवाइडेड बाय KQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये है हमारे पास R, ये है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, और इंटू 2 πr dr, और इंटू कॉस थीटा एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। और ये लेंदी कैलकुलेशन हुई थी, मैंने कहा था कि अभी हिम्मत रख करके धीरे धीरे चलो, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ डी करके हम लोगों ने अपना आंसर निकाला था। यस, दिस वॉज योर मेथड वन। बाय बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स होता क्या है उसके हिसाब से हम लोगों ने बात करी। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहां पर इसको ऑल्टरनेट मेथड नंबर 2 से बात करूं, मेथड नंबर 2, और अगर क्लास में भी होता तो मैं यहां पर चैट रोक देता, बिल्कुल रिकॉर्डेड जैसा लगता, तो वैसे ही सोचिएगा, ठीक है। मेथड नंबर 2 इज सॉलिड एंगल कंसेप्ट, सॉलिड एंगल कंसेप्ट। सर ये क्या है हमारे पास? इन्होंने बोला है कि हमारे को एक बात बताओ कि ये हमारे पास है एक रिंग, मैं इसको इधर बनाता हूं, ये है हमारे पास एक रिंग, ठीक है। इससे आप, ये रिंग का रेडियस है हमारे पास r, और ये डिस्टेंस है हमारे पास x, ठीक है। दिस इज योर r, दिस इज योर x। यहां पर मैंने एक चार्ज रखा है q। बहुत आराम आराम से मैं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप इस चीज को सोचिएगा, क्योंकि आप ये पहली बार देख रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो रेजिस्टेंस स्वाभाविक है कि आएगा ही आएगा। आपको लगेगा यार ये ऐसे मैं कैसे सोचूंगा, तेरे को सोचना नहीं है, तेरे को सीखना है, और इसके बाद धीरे धीरे सोच सोच के इसके अंदर महारत हासिल करनी है। हमें यह बताना है कि भाई इसमें से कितना फ्लक्स हमारे पास निकल रहा है। बेसिकली जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस में ऐसे जा रही होंगी, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस में से निकल रही होंगी, हमें उसके बारे में बात करनी है। यस, इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, ये वाली बात हमें करनी है। तो पहला मेथड, जरा ये चीज सोचना कि या तो इंटीग्रेशन से चले जाए, या फिर मैंने कहा कि व्हाई नॉट मैं इसको एक स्फीयर मानना स्टार्ट करूं। व्हाई नॉट मैं इसको एक स्फीयर मान लूं, इसको एक स्फीयर मान लूं। तो क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि इस कोन में से कितना फ्लक्स निकलना है?
फ्लक्स थ्रू कोन इज आवर आंसर, थ्रू दिस कोन इज आवर आंसर, यही हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि इस वाले सरफेस में से कितना फ्लक्स जाएगा वो तो यही होगा जो इस कोन में से निकलेगा, है ना। ये मेरे पास एक रिंग है, यहां चार्ज रखूंगा तो जो फील्ड लाइंस इसके अंदर से निकल रही होंगी कोन के फॉर्म में, वही मेरा आंसर है। तो मुझे किसी ना किसी तरीके से ये चाहिए था, पहला स्टेप। अब जरा देखना, अगर मैं आप सभी लोगों से पूछूं कि मेरे पास एक चार्ज है Q और बिल्कुल सेंटर पर हमारे पास, बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्फीयर ये हमारे पास रखा है, तो मुझे बताइए फ्लक्स थ्रू द स्फीयर कितना होगा, फ्लक्स थ्रू स्फीयर कितना होगा। तो आप गॉस लॉ लगा सकते हैं, यस। तो सर गॉस लॉ अगर मैं यहां पे लगाऊंगा तो सर ये Q बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स होगा, यस। सारे बच्चे जरा देखना, चार्ज एट सेंटर है, चार्ज एट सेंटर, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये हमारे पास सिमिट्रिकल प्लेस्ड है। अगर सिमिट्रिकल है तो हर जगह जो लाइट, आप समझिए एक बल्ब आपने इसके बिल्कुल सेंटर पर रखा है, जितनी रोशनी इधर जाएगी उतनी इधर, उतनी इधर, उतनी इधर, उतनी इधर, उतनी, हर जगह बराबर बराबर रोशनी ये देगा। अगर ये चार्ज सेंटर पर नहीं होता, कुछ बच्चे जबरदस्ती डाउट बनाते हैं, सर अगर ये इधर कहीं होता तो मैं इस मेथड को नहीं लगा सकता, मुझे इंटीग्रेशन से ही जाना पड़ेगा, समझे। सिमिट्रिकल में ही आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं क्योंकि हर जगह बराबर बराबर अब जा रहा है। तो मैंने कहा चार्ज एट सेंटर है, तो मतलब सिमिट्रिकल सिस्टम है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना है, स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना है। सर स्फीयर का सॉलिड एंगल होता है, अब याद हो, 4π रेडियंस होता है ना। कि इस चार्ज में से, ध्यान सुनना, इस चार्ज में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है वो ऐसे निकल रही है, तो इसके पूरे सॉलिड एंगल में, इसका पूरा जो ये सॉलिड एंगल है हमारे पास ओमेगा, 4π रेडियंस, तो क्या उसमें से कितना फ्लक्स होगा, ये होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं 4π रेडियन हैज फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक टी रेडियन में हैज फ्लक्स, एक टी रेडियन में कितना फ्लक्स होगा सर, Q डिवाइड बाय 4π एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। एक टी रेडियन में हमारे पास, एक टी रेडियन मतलब कहने मतलब एक ऐसा कोन लो जिसके सॉलिड एंगल कितना है 1 टी रेडियन, उस कोन में से हमारे पास कितना फ्लक्स जा रहा होगा, ये जा रहा होगा। अब जो बच्चे थोड़ा बहुत मेहनती होंगे इसके ऊपर स्ट्रगल करें कि यार अगर मुझे इसका सॉलिड एंगल पता लग गया कि ये कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं पूरे स्फीयर में से कितना फ्लक्स था, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। दैट मींस 4π टी रेडियन में से कितना फ्लक्स था, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। पर टी रेडियन में कितना था, Q बाय 4π एप्सिलॉन नॉट। इसका सॉलिड एंगल मिल जाए तो मैं इसमें से कितना फ्लक्स जा रहा होगा मैं ये निकाल सकता हूं बाय यूनिटरी मेथड, बाय यूनिटरी मेथड। अब बात आई कि सर सॉलिड एंगल ऑफ द कोन क्या होगा, सॉलिड एंगल इस कोन का मैं कैसे निकालूं। तो मैंने कहा कि एक प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बीच का एक रिलेशन होता है 2π × 1 - cos थीटा। तो क्या आप यहां पर ट्राइंगल से cos थीटा निकाल सकते हैं, ये वाला ही एंगल था वो थीटा, है ना। तो cos थीटा अगर आप देखें तो हमारे पास होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये होगा r² प्लस x का स्क्वायर, तो ये आएगा सर x डिवाइड बाय अंडर रूट में r² प्लस x का स्क्वायर। तो मैंने कहा सॉलिड एंगल इसका कितना आएगा सर, 2π × 1 - x डिवाइड बाय अंडर रूट में r² प्लस x का स्क्वायर, ये आएगा सर। 4π टी रेडियंस में हर डायरेक्शन में कितना फ्लक्स था, ये पर टी रेडियन में इतना, तो फ्लक्स थ्रू, ध्यान सुनना, फ्लक्स थ्रू कितना, 2π × 1 - x डिवाइड बाय अंडर रूट में r² प्लस x स्क्वायर, इसमें कितना होगा सर, मल्टीप्लाई कर दो सर, Q डिवाइड बाय 4π एप्सिलॉन नॉट, मैंने कहा हाँ, इंटू सर 2π × 1 डिवाइड बाय x डिवाइड बाय अंडर रूट में r² प्लस x का स्क्वायर। सॉल्व करोगे वट यू विल गेट इज Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 - x डिवाइड बाय अंडर रूट में r² प्लस x का स्क्वायर। चेक करिए जरा अपने नोट्स में,
चेक करिए क्या वही आंसर निकाला था हम लोगों ने यूजिंग इंटीग्रेशन? चेक करिए। हाँ, तो सर ये तो काफी आसान हो गया, राइट? तो दिस इज गोइंग टू सेव अवर टाइम एंड इन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस ये हमें मदद भी करने वाला है, ठीक है? तो ओवरऑल मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से समझना कि हमारे पास अगर लर्निंग हमारे पास क्या है, सर पिछला वाला छोड़ दूं, नहीं उसको भी समझिए बेटा, और इसमें से क्या और चीज हम लोग समराइज कर सकते हैं उस चीज को जरा ध्यान से समझिए। मैंने कहा कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक रिंग है, ठीक है, या फिर एक डिस्क है, बात दोनों सेम ही है, क्योंकि इस वाले एरिया में से कितना फ्लक्स जाएगा, अगर मुझे ये बात चाहिए कि मान लीजिए कि मेरे पास इसका रेडियस इज आर और हमारे पास ये एक्स डिस्टेंस पर हमारे पास यहां पर चार्ज है, ये रेडियस है आर, आर और एक्स डिस्टेंस पर हमारे पास चार्ज है प्लस क्यू। तो या तो आप यूनिटरी मेथड से चाहिए सॉलिड एंगल के कंसेप्ट से, या तो आप इंटीग्रेशन से चाहिए। तो हमारे पास जो भी इसमें से फ्लक्स की आपकी बात होगी, तो इस कोण में से कितना फ्लक्स जा रहा होगा हमें ये पूछा गया है, हमें ये पूछा गया है। तो इसमें से कितना फ्लक्स हमारे पास जा रहा होगा अगर मेरे से कोई ये पूछे, तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है बेटा। सर फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, मैंने कहा नहीं, आप यूनिटरी मेथड थोड़ी देर में लगा करके अपने आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो दिस फ्लक्स जो हमारे पास है, यहां से कितना फ्लक्स जा रहा है, दैट इज Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से सुनना, Q हमारे पास कैपिटल Q लिख लेता हूं, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, मैं यहां पे लिख सकता हूं आंसर। सर थीटा क्या है? यही वाला एंगल आपका प्लेन एंगल थीटा या फिर प्लेन एंगल थीटा आप ये कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा, अब ये सवाल हमारे पास है कि एक डिस्क थी, हाँ सर, इससे हमारे पास ये आर डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस है मेरे पास आर और आर। यहां पर मैंने एक चार्ज रखा है क्यू। अब मुझे फ्लक्स थ्रू डिस्क चाहिए कि इस डिस्क में से कितना फ्लक्स जा रहा होगा। तो मैं कहूंगा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस, जरा ध्यान समझना, थीटा कैसे निकालूंगा? सर यहां से एक लाइन खींचूंगा, यहां से एक लाइन खींचूंगा, ये वाला एंगल होगा सर थीटा। तो जरा देखना, थीटा की वैल्यू आएगी 45 डिग्री, ये दोनों बराबर है हमारे पास। तो 1 माइनस कॉस 45, ये हमारे पास आंसर होगा। तो एक लाइन में आप अपना जवाब बता सकते हैं, 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाय रूट 2, खत्म। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि मेरे पास एक डिस्क थी, ठीक है, यहां पर हमारे पास डिस्टेंस इज 3r एंड दिस डिस्टेंस इज 4r। ये डिस्टेंस है 3r, ये डिस्टेंस है 4r, यहां पर है एक चार्ज Q और मैंने बोला फ्लक्स थ्रू द डिस्क बता दीजिए कि इस डिस्क में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा होगा। तो आप कहेंगे Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है। सर मैंने कहा थीटा कौन सा? सर आप यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, सर यही वाला एंगल थीटा चाहिए। तो मैंने कहा कि अगर ये 3r है, ये 4r है, तो ये कितना होगा 5r। कॉस थीटा अगर आप यहां पर लगाएंगे तो 4 बाय 5 आ जाएगा। तो यहां पर आपका आंसर आएगा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 4 बाय 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा Q बाय 10 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज योर आंसर। खत्म हो गया। तो इस रिजल्ट को याद भी रखें और इसको अप्लाई करना भी स्टार्ट करें, ठीक है? तो ये वाला सवाल हम लोगों ने करा हुआ है। अब जैसे यही इसी सवाल को मैं घुमा दूं, ठीक है, मेरे पास एक मटका है बेटा, जरा यहां पे समझना। मान लीजिए मेरे पास यहां पर ये चार्ज Q है, अगर आपको दिख नहीं रहा है, दिस डिस्टेंस इज R एंड दिस डिस्टेंस इज R, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज R एंड दिस डिस्टेंस इज R। मैंने आपसे पूछा कि भाई एक बात बताओ, a charge is inside a charge is inside a pot as shown, ठीक है, pot as shown, एक मटके के अंदर हम लोगों ने चार्ज को रखा है जिसकी वैल्यू Q है। find the value of flux, find the value of flux passing through
passing through side surface of pot। सवाल सुने। अब ऐसा सवाल अगर आपका जेई में आ जाए, बिलीव मी काफी सारे बच्चे तो कलम ही नहीं चलाएंगे। अब कॉमन सेंस, मैंने आपके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस कराए हैं बेटा, नाउ यू हैव टू राइज योर लेवल। ठीक है, हम लोगों ने क्या बोला कि भाई इस मटके के अंदर हमारे पास यहां पर एक चार्ज क्यू रख दिया है, ये आर डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस, तो इसके अंदर से ये वाले साइड में से कितना फ्लक्स जा रहा होगा, मुझे ये बताना है कि इधर से कितना फ्लक्स है। अब जरा समझना बच्चे, सबसे पहले फ्लक्स की बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि सर फ्लक्स की अगर आप बात कर रहे हो तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी करना पड़ेगा। अरे पागल इंसान, क्या इंटीग्रेशन ई इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह वेरी कर रही है सरफेस पर? क्योंकि सर यहां का डिस्टेंस अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है। एरिया एलिमेंट और एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल वेरी कर रहा है, तो इंटीग्रेशन से तो इसको नहीं निकाल पाएगा, इंटीग्रेशन से तो इसको नहीं निकाल पाएगा। अब क्या सोचें, सोचिए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई ध्यान समझना, आप उसी कंसेप्ट को यूज कैसे कर रहे हैं कि भाई मेरे को नहीं इस कोन के अंदर से कितना फ्लक्स जाता है, मुझे ये बात तो पता है, इसका फॉर्मूला तो मुझे यहां पर पता है ना। तो याद रखना कि अगर मैं यहां पर बात बोलूं कि टोटल फ्लक्स को क्या मैं लिख सकता हूं, देखो कितना आसान हो जाएगा। टोटल फ्लक्स को लिख सकता हूं फ्लक्स थ्रू हमारे पास साइड सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू टॉप सरफेस, दोनों का समेशन होगा ना भाई, यस और नो। अगर आपका ऊपर वाला सरफेस में से फ्लक्स, देखो ये क्लोज सरफेस हो गया हमारे पास, तो इसका फ्लक्स और साइड सरफेस का फ्लक्स टोटल हमारे पास क्या होगा, दैट इज क्यू बाय हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस लॉ से निकाल लिया। अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे ये चाहिए था कि फ्लक्स साइड सरफेस का कितना होगा। मैंने कहा यार साइड सरफेस का तो कैलकुलेशन करने में मौत आएगी, तो क्यों ना मैं इस कोन वाले का फॉर्मूला यूज कर लूं, 1 - 1/√2 cos 45 लिख देता हूं, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया, राइट। तो साइड सरफेस का फ्लक्स क्या होगा, याद करिए, पिरामिड का एक सवाल कराया था मैंने आपको, और उसमें यही लॉजिक मेरे को बताना था कि अगर मान लीजिए मेरे पास चार्ज यहां है, इस सरफेस में से फ्लक्स कितना है, उस लॉजिक को यूज करेंगे अपने आप समझ आ जाएगा। इस सरफेस में से फ्लक्स कितना है, फाई है, तो बचे कुछ पिरामिड में से कितना होगा सर, टोटल फ्लक्स -5, एंड टोटल फ्लक्स वाज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो वही लॉजिक लगा रहा हूं कि अगर मैं इसको क्लोज मान लूं तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, दिस, इसमें से कोन वाले का फ्लक्स माइनस कर दूंगा तो साइड सरफेस का फ्लक्स मिल जाएगा। तो अब यहां पर लॉजिक के बारे में बात करी थी पहले, उस समय इतनी कैलकुलेशन नहीं थी, लेकिन अब दोनों को मर्ज कर देंगे कंसेप्ट को, तो अब आपको मजा आना स्टार्ट होगा। सर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 - 1/√2, सर ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। अब देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड था, अब कितना आसान कर दिया। याद करिए, आपको मैंने एक सवाल दिया था, लेकिन उस समय मैंने मिटा दिया था, अगर आपको याद आ रहा हो, एक सिलेंडर के साइड सरफेस से फ्लक्स का सवाल था। इसको इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, बट इट विल बी वेरी लेंदी, क्यों ही हम जाए इंटीग्रेशन से करने के लिए। ठीक है, जरा यहां पर ध्यान से सुनिएगा। एक सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है, ये सिलेंडर का जो लेंथ है दैट इज एल, और इसका जो रेडियस है दैट इज आर। मैं 12 ले लेता हूं लेंथ, सो दैट कैलकुलेशन आसान रहे, एंड रेडियस इज आर। इसके सेंटर पर हम लोगों ने चार्ज रखा है क्यू, हमारे पास a charge q is placed, a charge q is placed at the center of, placed at center of cylinder, cylinder of length 12 and radius r। समझ आई बात? लेंथ कितना है L, 12 एंड रेडियस R, बिल्कुल सेंटर पर रखा है। हमें बताना है फ्लक्स थ्रू, फाइंड फ्लक्स थ्रू द साइड सरफेस, फाइंड फ्लक्स थ्रू साइड सरफेस ऑफ सिलेंडर, साइड सरफेस ऑफ सिलेंडर।
अब कई बच्चों ने स्कूल में पढ़ा होता है, सर गॉसियन सरफेस लेकर के हम लोग निकाल देंगे। अरे भाई वो वायर वाला पढ़ा है तूने, ध्यान से देख, अपनी कॉपी पलट। एक सिलेंडर के एक्सिस पर हमारे पास वायर रखी है, वो अलग सवाल है, ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेगा बेटा, मैं पॉज करके जरा एक बार खुद से सोच। मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो यहां से सरफेस से पास हो रही होंगी, मुझे ये वाला फ्लक्स चाहिए कि इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन साइड सरफेस में से हमारे पास पास कर रही है, ये चाहिए। सोचिए। और अगर आपको वो सॉलिड एंगल का कंसेप्ट पता है तो आप इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। मैंने कहा कि भाई गॉस लॉ हमारे पास क्या कहता है, जरा ध्यान सुनना। अगर आप गॉस लॉ की बात करें तो हमारे पास क्लोज्ड सरफेस में, मान लीजिए मैंने यहां पर इसको क्लोज्ड कर लिया, ये एक डिस्क मान लिया, ये एक डिस्क मान लिया, क्लोज कर दिया, तो एक क्लोज्ड सरफेस में टोटल फ्लक्स कितना होता है सर, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन। मैंने कहा मान लो ऊपर भी डिस्क है नीचे भी डिस्क है, तो टोटल फ्लक्स को मैं क्या यहां पे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कह सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल कह सकते हो। और ये टोटल फ्लक्स किस किस में से होगा सर? फ्लक्स थ्रू साइड सरफेस, मैंने कहा राइट, प्लस ट्वाइस ऑफ फ्लक्स थ्रू डिस्क हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा बिल्कुल बेटा। सर हमारे पास यहां से कुछ फ्लक्स जाएगा, ध्यान सुनना, इस डिस्क का फ्लक्स मुझे पता है, डिस्क में से कितना जा रहा है मुझे ये पता है, इस डिस्क में से कितना फील्ड लाइंस हमारे पास परपेंडिकुलरली जा रही हैं मुझे ये पता है। तो अगर टोटल में से इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो बचा कुचा साइड से ही जाएगा। वर्ड सुनिए मेरे दोबारा, टोटल फ्लक्स में से मैं क्या माइनस कर दूं? ट्वाइस ऑफ फ्लक्स थ्रू डिस्क, तो मेरे को बचा कुचा तो साइड से ही जाएगा। तो ये कितना होगा बेटा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा तो सर है ही नहीं। तो भाई अगर आप यहां पर एक ट्राइंगल बना लें, ये था हमारे पास, ये है सॉलिड वो प्लेन एंगल थीटा, तो ये है आपका आर, ये है आपका एल, और ये हो जाएगा अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो कॉस थीटा लगाओगे डिवाइड बाय एल डिवाइडेड बाय अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। ये एक लाइन में हम लोगों ने आंसर निकाल दिया। ये बेनिफिट है सॉलिड एंगल का, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अब इसमें भी डेटा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लिखा है, पहले मैं इसको कर देता हूं। ये सवाल है अब आपका इरोडोव का। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इरोडोव, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। इरोडोव से डायरेक्टली आपके एडवांस में आए हुए सवाल है, ठीक है। इरोडोव में डायरेक्टली इसमें आए हुए यहां पर सवाल है, इसमें डाउट आ सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा। मैंने एक रिंग रख ली है बेटा, यहां पर है मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज और यहां पर है मेरे पास एक माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। कितने डिस्टेंस पर? मान लीजिए मैंने यहां पर इसको रखा है x डिस्टेंस पर और इसको रखा है x डिस्टेंस पर। ये रिंग का रेडियस है हमारे पास r, ठीक है। एक प्लस क्यू एंड माइनस क्यू हमारे पास, दिस इज इन इरोडोव, आपके इरोडोव का सवाल। अब सवाल यह है कि हमारे पास टू चार्जेस प्लस माइनस क्यू आर प्लेस्ड ऑन एक्सिस ऑफ रिंग, of radius r, ring of radius r as shown, जैसे मैंने आपको दिखाया है ऐसे रखा है। फाइंड टोटल फ्लक्स थ्रू द रिंग, फाइंड टोटल फ्लक्स थ्रू रिंग। हमारे में इस रिंग में से टोटल फ्लक्स कितना जा रहा होगा मुझे ये निकालना है। तो पॉज करिए वीडियो को एंड एक बार हारिए इस सवाल से, क्योंकि जब आप इससे लड़ेंगे बेटा तभी इससे सीखेंगे, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स हमारे पास कितना होगा ये हमें बताना है। अब कंसेप्ट हमारे पास बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन अप्लाई करने में आपको स्ट्रगल आएगा, और ये सवाल, इसके अगला सवाल, उसका अगला सवाल, ये धीरे धीरे आपके अप्रोचेस को बनाता है। अब समझना, अगर हमारे पास, मैं कैसे कह रहा हूं कि भाई देखो सर दो चार्जेस हो गए, मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है,
अगर मान लो कि मेरे पास ये डिस्क है, डिस्क ले लो, रिंग ले लो, बात एक ही है हमारे पास, ये एक्स डिस्टेंस, ये हमारे पास आर रेडियस, और यहां पर मैंने चार्ज रखा है प्लस क्यू। पहले प्लस क्यू की बात करते हैं। अगर सिर्फ इतना होता तो सर इसमें से हमारे पास जो फ्लक्स जा रहा होता, ये फ्लक्स मेरे को पता है, दैट इज सर क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो इस बार वैसी रहेगा एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, दिस विल बी योर रिजल्ट। अगर हमारा ये सवाल होता तो इतना रहता। मैंने कहा अच्छा, अगर इसी सवाल में सारे बच्चे जरा देखना, अब डाउट आने स्टार्ट होंगे, सर कुछ बच्चों का आंसर 0 होगा, मुझे पता है। अगर ये लाइव क्लास होती तो बच्चे कहते सर आंसर 0 0 0। दिमाग लगाना है बेटा, मतलब बिल्कुल आखिरी तक पहुंच के गलती नहीं करनी है हमें। ये आर है, ये एक्स है, यहां पर हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो माइनस क्यू चार्ज की अगर आप बात करें तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी सर? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टूवर्ड्स होंगी, ध्यान सुनना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टूवर्ड्स होंगी। मैंने कहा यस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी इसकी। फ्लक्स तो अभी भी उतना ही रहेगा, फ्लक्स अगर आप देखें तो फ्लक्स इसका भी हमारे पास उतना ही रहेगा सर, क्यू बाय हमारे पास क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर माइनस क्यू लेंगे क्या? ध्यान सुनिए, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर माइनस क्यू लेंगे क्या? मैं जितने भी जेन्युइन डाउट्स बन सकते हैं बेटा, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ऑल्दो इट इज अ रिकॉर्डेड वन, बट इतने साल से इन सवालों को करा करा करके मुझे समझ आ गया है कि बच्चे कहां कहां पर डाउट बनाते हैं, ठीक है। पहली बात, बच्चों को यह हिट नहीं करता है कि यार सब प्लस क्यू और माइनस क्यू, अब मैं क्या करूंगा? अरे भाई सिस्टम को सुपर इंपोज करा। पहले प्लस क्यू का इंपैक्ट देख क्या होता। सब प्लस क्यू का इंपैक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही होती, फ्लक्स इतना आता। मैंने कहा ठीक है। माइनस क्यू का क्या होता है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही होती, फ्लक्स इतना होता, वैल्यू इतनी होती। अब तो ये समझ कि हमारे पास इसी सरफेस में, ध्यान सुनना, अगर मैं इनको सुपर इंपोज करूं, कुछ बच्चे 0 कह रहे थे, जरा समझना, दिमाग लगाओ जरा। फ्लक्स 0 कब होगा बेटा? सर फ्लक्स 0 तब होगा जितना आउटगोइंग फ्लक्स हो उतना ही इनकमिंग फ्लक्स हो। पहले तो ये सोचिए कि आपने बहुत बेसिक सी चीज को गलत सोचा, जिनका आंसर 0 था। इसीलिए कहता हूं कलम चला करके सीखो बेटा, ठीक है। फिजिक्स मैथ्स बिना कलम के आप नहीं सीख पाएंगे, तो जितनी कलम चलेगी, जितना स्ट्रगल करोगे, उतना ही सीखोगे। जिन बच्चों का यह है कि सर फ्लक्स 0 होगा, सर पॉजिटिव का ऐसा है, नेगेटिव का ऐसा है 0, अरे पागल इंसान, हमारे पास अगर तू इस डिस्क में देखे या रिंग में देखे, बात एक ही है वैसे, डिस्क की बोलो या रिंग बोलो, पॉजिटिव की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड है? इसी साइड है। नेगेटिव की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड है? इसी साइड है। तो फ्लक्स 0 कैसे हो सकता है? इस सरफेस को तो क्रॉस कर ही रही है ना, खुद सोच। अगर यहां पर भी पॉजिटिव होता, इसकी फील्ड इधर होती, तो कुछ इधर का फ्लक्स होता, कुछ इधर का फ्लक्स होता, टोटल 0 कह सकता था। लेकिन एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव की बात करें तो हमारे पास दोनों की वैसे फील्ड इधर है, फ्लक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अब दोनों की प्रेजेंस में क्या होगा? जो टोटल फ्लक्स है हमारे पास, वो दोनों का सर समेशन होगा, दोनों का समेशन, क्योंकि इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और पॉजिटिव वाले की भी और नेगेटिव वाले दोनों एक ही डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है। भाई समझ, मेरे पास एक सरफेस था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से जा रही है, तो कुछ फ्लक्स आया, तो उसको पॉजिटिव लूंगा या नेगेटिव, फ्लक्स आ गया, सीधे सोच बस, फ्लक्स आया, हाँ। इधर एक चार्ज है, वो भी इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा है, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम डायरेक्शन में ही है, अपोजिट थोड़ा है कि भाई फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो यहां पर देखा जाए तो ये आंसर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ क्यू बाय हमारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये आएगा। तो आंसर आएगा बेटा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये है आपका इरोडोव का सवाल खत्म। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। अब मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में ले जाता हूं, क्योंकि अगर अभी भी मेरे वर्ड से बच्चों को नहीं समझ आया तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। मान ले कि यहां पे प्लस क्यू होता और यहां पर प्लस क्यू होता,
राइट। 2x डिस्टेंस पर, कितने 2x डिस्टेंस पे ड्रॉ दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बनाओ भाई, ये तो सब सिखाया है ना। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओगे तो सर नल पॉइंट आपको यहां पर मिलेगा। मैंने कहा हाँ। और सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे, ऐसे, ऐसे। अब ये तो सिखाया है ना भाई। हाँ सर ये तो आपने बताया हुआ है, तो मैंने कहा एक बार बना ले भाई, बनाने में क्या दिक्कत है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है। अगर मैं यहां पर एक, अगर मैं यहां पर एक रिंग रख दूं, खुद सोच, डिस्क रख दूं, तो क्या तेरे को ये बात समझ आ रही है कि नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल क्रॉस, विल क्रॉस द रिंग स्लैश डिस्क। इसको क्रॉस ही नहीं कर रही, और अगर क्रॉस नहीं कर रही तो फ्लक्स कितना आना चाहिए, 0। कोई बच्चे कहेंगे सर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यहां थोड़ा ना होगा। तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे हो जाएंगी बेटा हमारे पास, ध्यान सुन। अगर तू ये कह रहा है कि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी सरफेस के पैरेलल हो जाएंगी बेटा, ऐसे हो जाएंगी, तो इधर आपका जो भी एरिया एलिमेंट आएगा, ध्यान सुन, एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऑन ऑल सरफेस, ऑन ऑल सरफेस अगर आप देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू एरिया, फ्लक्स 0 ही होगा। समझ आई बात। अब जरा ये चीज समझ, मैं अगर इसी सवाल को, ठीक है, इसी सवाल को मैं तेरे को कहता कि भाई एक बात बता, अगर मैं तेरे को ये दे रहा हूं एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ सर, मैंने कहा जरा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न बना, तेरे को सिखाई गई है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न पॉजिटिव से नेगेटिव हमारे पास, मैंने कहा राइट। सर पॉजिटिव से नेगेटिव, मैंने कहा राइट। पॉजिटिव से नेगेटिव राइट, पॉजिटिव से नेगेटिव राइट, पॉजिटिव से नेगेटिव राइट, पॉजिटिव से निकलेंगी सर और नेगेटिव पर आएंगी सर, मैंने कहा हाँ। अब मैं अगर यहां पर एक डिस्क को रख दूं, ध्यान से समझ, मैं अगर मैं यहां पर एक डिस्क को रख दूं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस को क्रॉस कर रही है। हाँ, तो तूने फ्लक्स 0 कैसे बोल दिया था बे, वो तो क्रॉस करेंगी ना हमारे पास, वो हमारे पास यहां पर फ्लक्स विल नेवर बी इक्वल टू 0 बेटा। अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव है, दिमाग से सोच, एक ही सरफेस को, इस सरफेस को ये एक ही डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है, कैसे फ्लक्स 0 कह सकता है। तो सर ट्वाइस क्यों करा, अब जरा समझ, ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये जानी इधर चाहिए थी, जस्ट बिकॉज अगर मान ले, अगर मैं तेरे को कहता कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना, तो सर पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होती, याद है, रेडियली आउटवर्ड। हाँ सर, मैंने कहा आइसोलेटेड का ऐसा है, जैसे ही नेगेटिव चार्ज रखेगा तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, ऐसे हो जाएगी। तो इस सरफेस से ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो सकता नहीं पास कर रही थी, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी तरफ आएगी, तो हमारे पास फ्लक्स और बढ़ जाएगा। क्या तेरे को मेरी बात समझ आई। अब देख मैं कितने तरीके से बता रहा हूं, कि खाली टाइम में जब तू कुछ ना कर रहा हो तो इसके बारे में सोचियो कि यार अगर आइसोलेटेड होता और यहां पर एक डिस्क सर ने रखी होती, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से फ्लक्स होता। हाँ, लेकिन माइनस रखते क्या होगा, ये वाली फील्ड लाइन जो अभी पास नहीं भी कर पा रही थी, वो भी अब इसको क्रॉस करने लगेंगी, तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, 0 तो हो ही नहीं सकता। यस, तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास थ्रू अ डिस्क, जब हमारे पास एक डाइपोल हो। दिस इज एन क्वेश्चन फ्रॉम इरोडोफ। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका पाथ फाइंडर में एंड ऑल्सो इन क्रोटोव। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा इस सवाल क्या कह रहा है, बहुत प्यारा सवाल है, कभी भी फ्यूचर में आ सकता है। और मैंने आपको बोला था भाई कि जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा फिजिक्स जुड़ते हो जाएगी, मेरा ट्रेंड दूसरे को जैसा नहीं है, मैं सिर्फ फॉर्मुलों के हिसाब से या सिर्फ क्वेश्चन तेरे से हो जाए तू खुश हो जाए, नहीं। आई वॉन्ट यू टू लर्न फिजिक्स, आई वॉन्ट यू टू फील फिजिक्स। ठीक है, अब देखना ये सवाल आपको मैं कहीं ना कहीं बता चुका था। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ छुपी हुई बात है लेकिन बताई हुई है, अब जरा देखना।
मैंने आपको सवाल क्या दिया है, हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक है Q1 और एक नेगेटिव है -Q2, ठीक है, एक है Q1 एक है -Q2 एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। फाइंड द रेशियो ऑफ, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 बाय Q2, सिर्फ रेशियो हमें चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 बाय Q2 हमें फाइंड करना है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is drawn from positive charge, drawn from plus Q1 to minus Q2 as shown, और ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा, this angle is alpha and this angle is beta. Find the ratio of magnitude of charges, find ratio of magnitude of charges, magnitude of charges in terms of अल्फा एंड बीटा। इस अल्फा और बीटा के टर्म्स में आप इस चार्ज के रेशियोज का, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसका रेशियोज बताइए। अब मेरे को पता है देख करके सर मुझे तो पहली बार ही मैं कलम में नहीं रख पा रहा हूं, तो मैंने क्या बोला था, इट्स नॉट एन एग्जाम, दिस इज नॉट एन एग्जाम बेटा, एग्जाम में तेरे को ये सारी चीजें हिट करनी चाहिए। तो अभी अप्रोचेस बना, तू मेरे को ये सोच के बता कि ये जो एंगल अल्फा एंड बीटा है क्या ये प्लेन एंगल है? यस, हाँ। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकाल करके नेगेटिव पे गई है, दोनों साइड सर सेम एंगल नहीं होता क्या? ये डाउट आया सर, अल्फा और बीटा तो सेम होना चाहिए। अब याद कर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न्स, मैंने तुम्हें कहा था कि अगर एक पॉजिटिव, देखना कितना प्यारा सवाल है, एक पॉजिटिव है एक माइनस क्यू है, जिनको याद आ रहा होगा मैंने कहा था सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं, याद कर। और मैंने उसमें भी एडवांस तक लेके गया था कि भाई बीच में यहां पर मिनिमा आता है, स्पेसिंग सबसे ज्यादा हो जाती है, याद आ रही है चीज? जब Q1 और Q2, जब Q और माइनस Q दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, जब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो सर जितने एंगल पर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली होगी थीटा, तो उतने एंगल पर ही यहां जाएगी, क्योंकि सिमेट्रिक होना चाहिए। मैंने कहा हाँ भाई बात तो सही है। और सर बीच में स्पेसिंग मैक्सिमम हो जाती थी, तो वहां पर सर इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज मिनिमम, नल पॉइंट नहीं आता था जब हमारे पास ये होता था, अनलाइक चार्जेस होते थे, बीच में नल पॉइंट नहीं आता है, राइट। फिर याद कर मैंने कहा था कि भाई अगर हमारे पास एक 2Q है या 4Q है, तब ये सिमेट्रिक मत बनाना बेटा। इसके बारे में भी बात करी थी कि अभी तक सवाल नहीं आया है, लेकिन अगर आ जाए, मान लो ये 4Q है और ये -Q है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी होती थी, क्योंकि मिनिमा किधर शिफ्ट हो जाता है, मिनिमा शिफ्ट टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज। ये मैंने आपको पहले ही बात बता चुका हूं। तो जिन बच्चों को ये डाउट है कि सर ये दोनों एंगल तो सेम होने चाहिए, वो कब होंगे? जब ये दोनों चार्जेस हमारे पास सेम हो, तभी होगा। तब ये जो हमारे पास यहां वाला जो एंगल है, ये बिल्कुल ऐसे सिमेट्रिक, हमारे पास ये बिल्कुल ऐसे सिमेट्रिक जाकर के यहां गिरेगा, तो यहां का एंगल और यहां का एंगल मैच कर जाएगा। तो बेसिकली कितने एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, वो चार्ज के डिपेंडेंस पर है। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये कंसेप्ट तो हम लोगों ने बात करी। अब हाँ, आपने सर कभी इन एंगल्स को रिलेट करके नहीं समझाया, आपने मैक्सिमम मिनिमा से ही चीजों को समझाया था, बिल्कुल तेरी बात सही है। तो एक लेवल और ऊपर चलेंगे अब हम, ठीक है। कैसे करें? मैंने कहा कि भाई एक बात बता, तेरे को नॉन इंफॉर्मेशन ये है, नॉन इन्फो तेरे पास ये है कि एक चार्ज में से इस कोन, अगर मैं कोन की बात करूं, इस कोन में से कितना फ्लक्स जाता है? सर इस कोन में से फ्लक्स जाता है Q/2ε0 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सर ये जाता है, मैंने कहा थीटा क्या है? सर थीटा ये हमारे पास प्लेन एंगल, ये वाला थीटा है। एक कोन में से फ्लक्स कितना जाता है? एक कोन के अंदर से, कोन के अंदर से फ्लक्स कितना जाता है, वो ये। हाँ सर, तो क्या मैं कह सकता हूं, इसी सवाल को जरा आप देखना,
मेरे पास है यहां पर एक Q1 प्लस, ठीक है, साइन तो यहां दे दिया मैंने, एक है हमारे पास Q1 और यहां पर है हमारे लिए, यहां पर है हमारे लिए नेगेटिव चार्ज -Q2। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बना रखी हैं? कुछ ऐसे बना रखी है। ये वाला एंगल है हमारे पास अल्फा एंड ये वाला एंगल है हमारे पास बीटा। क्या मैं कह सकता हूं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है, बिल्कुल सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी होगी? यस सर, ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इस तरीके से आप सोचना, क्या मैं कह सकता हूं कि यार यहां पर इस कोण में से, इस कोण में से इस कोण में से कितना फ्लक्स, जो भी फ्लक्स यहां से गया है, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गई हैं, कहां गई होंगी? तेरे घर पे गई हैं। सोच पहले, इस कोण में से जो फ्लक्स गया है, गया है, उसका वैल्यू क्या होगा सर? दैट विल बी Q1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा होगा सर। समझ आई बात? मैंने क्या बात बोली कि एक कोण में से कितना फ्लक्स जाता है, एक चार्ज है उसका कोई कोण होगा, उसमें से कितना फ्लक्स जाता है सर? दैट इज Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो मैंने कहा यार यहां पर एंगल हमें कितना दे रखा था सर? दिस एंगल वॉज अल्फा। तो मैंने कहा अगर मैं अल्फा अल्फा प्लेन एंगल कंसीडर कर लूं, प्लेन एंगल कंसीडर कर लूं, कंसीडर क्या, प्लेन एंगल जो हमारे पास है इसके करस्पॉन्डिंग एक कोण बनेगा, हाँ, उस कोण में से फ्लक्स कितना जा रहा होगा? इतना। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं बाहर तो जा नहीं सकती, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि यार यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली और यहां चली जाएगी। खुद सोच कि सर ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां कहीं चली जाएगी, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर देंगे, इसका मतलब विच कैन नेवर हैपन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी कहां पर सर? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं ना कहीं इसके पास जाएंगी, है ना? और कहीं जाने का इनके पास सर ऑप्शन बचा नहीं। मैंने कहा हाँ, बात तो सही है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो इसका सॉलिड एंगल, इस सॉलिड एंगल में इसका जो फ्लक्स होगा, ध्यान से समझिएगा, फ्लक्स जो इनकमिंग होगा उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा सर? उसकी वैल्यू होगी Q2/2 एप्सिलॉन नॉट। इनकमिंग है तो तुम माइनस लगाना चाहो लगा सकते हो, क्योंकि माइनस फ्लक्स रिप्रेजेंट इनकमिंग हमारे पास, दैट इज इनटू, या फिर माइनस मत लगाओ, हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए, इनटू 1 माइनस कॉस ऑफ बीटा। यस। तो क्या आप कह सकते हैं कि यार जितना फ्लक्स पॉजिटिव, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने इस सॉलिड एंगल में, इस रीजन की, इस रीजन में जितनी फील्ड लाइंस, जितनी फील्ड लाइंस प्लस Q1 ने भेजी, वो सारी -Q2 के पास ही आएंगी। और कहीं जाने का कोई ऑप्शन है तो पहले ही सोच लो। इसने जितनी फील्ड लाइंस भेजी होंगी सारी की सारी उसी के पास आएंगी, और कोई ऑप्शन नहीं है इस रीजन को क्रॉस करके। ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां निकल जाएगी, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट एट दैट पॉइंट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जितना फ्लक्स हमारा आउटगोइंग था इधर से, लेफ्ट साइड से, LHS, दैट शुड बी इक्वल टू फ्लक्स इनकमिंग ऑन राइट हैंड साइड। हाँ, तो बस इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो Q1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस हमारे पास कॉस अल्फा, दैट इज इक्वल टू Q2/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ बीटा। तो मैग्नीट्यूड ही है, तो Q1/Q2 का जो रेशियो आ रहा है दैट इज 1 माइनस कॉस ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा। अब एग्जाम में आपको अल्फा बीटा कुछ वैल्यू दी जा सकती है, तो आप उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। जरा अल्फा और बीटा, Q1 और Q2 को बराबर रखो, ध्यान सुनना। इफ Q1 इज इक्वल टू Q2, इफ हमारे पास Q1 इज इक्वल टू Q2 मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, स्पेस लेके लिख देता हूं, मॉड ऑफ Q1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Q2, तो क्या आपको अल्फा और बीटा बराबर मिलेंगे?
क्या आप समझ पा रहे हैं उस केस में कैसा बनेगा सर? उस केस में बिल्कुल सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, बिल्कुल सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। अब याद करो ये सारी चीजें तेरे को पढ़ाई है बेटा, इसलिए कहता हूं कि धीरे धीरे फिजिक्स को जोड़, ठीक है। 11th क्लास की स्टार्टिंग में हम लोग सीधे इतने हाई लेवल पर नहीं जाते थे, ठीक है। आज तो इसका 20-30% भी सोच पा रहा है, समझ पा रहा है। तू, मैं बता रहा हूं, तेरे से आगे मैक्स टू मैक्स 15-20 हजार बच्चे हो सकते हैं अगर तू 20-30%, क्योंकि ये सारी चीजें हर साल ना बेटा 1.5 लाख के या 2 लाख के आसपास जे एडवांस लिखते हैं, उसमें से भी 10 या 15 हजार होते हैं जो इस लेवल पे पहुंचते हैं। तो तू अगर कोशिश कर रहा है तो तेरे को लग रहा है यार मेरे को तो इतने सारे बच्चों से कंपीट करना नहीं बेटा, आधे से ज्यादा बच्चे इस लेवल पर पहुंच ही नहीं रहे होते। तो तू सोचना स्टार्ट करेगा तभी तो आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द इनकमिंग फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। एक स्फीयर है हमारे पास ऑफ रेडियस 3r, इसका जो रेडियस है बेटा दैट इज इक्वल टू 3r। तो इसमें से कितना इनकमिंग फ्लक्स हमारे पास होगा? बहुत अच्छा सवाल है ये भी, ठीक है। आई थिंक ये क्रोटोव में है या फिर मैग्रो-हिल्स में है, कहीं पर है, ये अच्छा सवाल है। एक क्यू चार्ज है, 4r डिस्टेंस 3r रेडियस, इस स्फीयर में से कितना फ्लक्स एंटर करेगा? देखो टोटल फ्लक्स तो जीरो होगा। अगर मैं आपसे पूछूं फ्लक्स टोटल थ्रू स्फीयर, इस स्फीयर में से टोटल फ्लक्स कितना होगा? सर जीरो होगा। क्यों? क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं, बाय गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ। लेकिन इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो होंगी ना बेटा? हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो होंगी। तो क्या तेरे को यह बात समझ आ रहा है कि एक रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करेंगी, इस वाले रीजन से, तो अगर देखे इस वाले रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही होंगी और बचे हुए रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही होंगी। पहले तो ये सोच ले, इस वाले रीजन से। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर सेंटर पर होगा ना ये वाला। अरे भाई क्या बात कर रहा है, एक सर्कल के लिए ऐसे और ऐसे होता तब ये प्लेन तेरा डायमेट्रिकल प्लेन होता। अगर तू ये कह रहा है कि यहां पर एक पॉइंट है, ये और ये बनाओगे तो सर जो इसका प्लेन आएगा वो सेंटर से पास करेगा। अरे पागल इंसान, क्या बात कर रहा है? यस, ये इस वाले सरफेस से अगर तू देखेगा तो यहां से एंटर करेगा और निकलेगी कहां से? इधर से। जितना इनकमिंग होगा उतना आउटगोइंग होगा, ये तो क्लियर समझ लो, क्योंकि टोटल कितना है हमारे पास? जीरो है। इस वाले रीजन से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होंगी। कैसे सर? भाई खुद से सोच, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां एंटर करेगी, एंटर करेगी, एंटर करेगी, एंटर करेगी, एंटर करेगी, और यही वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से बाहर, 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 बाहर। तो समझ आना चाहिए कि भाई हमारे लिए एक ये वाला जो सरफेस होगा, ये वाला जो सरफेस होगा, इधर से फ्लक्स इनकमिंग है और इस वाले सरफेस से फ्लक्स आउटगोइंग है। अब मुझे चाहिए कि कितना फ्लक्स इसके अंदर से एंटर कर रहा है। तो अब कई बच्चे कहेंगे सर ये कैसे करूंगा? अरे भाई सिंपल सी बात, दिमाग लगा। ये हमारे पास कितना डिस्टेंस है? दिस इज 4r। यहां पर तेरे पास स्फीयर था और ये वाला अगर मैं बात करूं दिस इज इक्वल टू 3r। तो ये टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री पर है हमारे पास, है ना? टेंजेंट और ये हमारे पास 90 डिग्री पर है हमारे पास। यस। अब मुझे अगर मैं इसी कोण का ये वाला एंगल अगर मैं अल्फा ले लूं, ठीक है, आई थिंक ये 5r था उस क्वेश्चन में, दिस इज 5r, यहां पे 5r कर लेना बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास है 5r, क्वेश्चन में 5r कर लीजिएगा। तो ये 5r है, ये 3r है। तो अगर तू यहां पर नोटिस करे तो इस कोण में से जितना फ्लक्स जा रहा होगा वही एंटर कर रहा होगा। कुछ बच्चे कहेंगे कैसे सर? अरे भाई सर ये तो अंदर की साइड है। तो क्या हो गया भाई, अगर तू इसको ऐसे मान ले,
इसको तो ऐसे मान ले, तो यही वाला फ्लक्स तूने निकालना सीखा है ना भाई, हाँ या ना, यही वाला फ्लक्स निकालना सीखा है, वो कहां से आया होगा सर, इसी सरफेस में से एंटर करके आया होगा। तो कितना होता है बेटा फ्लक्स, अगर मैं इनकमिंग की बात करूं तो आप कह सकते हैं सर दैट इज सर क्यू बाय टू एप्सल नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो सर हमारे लिए ये 3r है, ये 4r होगा, कॉस थीटा दैट इज 4/5, तो ये सर क्यू बाय 10 एप्सल नॉट, दैट इज द आंसर। अगर कोई बोले कि इनकमिंग फ्लक्स है तो आप माइनस ले लीजिएगा साइन के साथ, अगर आपको लेना है फ्लक्स आउटगोइंग कितना होगा, क्योंकि टोटल फ्लक्स बेटा 0 है, तो फ्लक्स आउटगोइंग दैट विल बी इक्वल टू प्लस क्यू बाय 10 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, अगर पूछ लेते तो। ठीक है, अब मैं आप सभी लोगों को यहां पर बाकी सवाल एडवांस के जो हैं वो होमवर्क है, ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार ट्राई करिएगा। रात को मैं कोशिश करूंगा, आज थोड़ा सा बिजी रहूंगा लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर के अंदर जो मेन चीजें मैंने आपको सिखाई है वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो मैंने कोशिश करा है कि छोटा सा लेक्चर 1 आवर 15-20 मिनट्स, आपके पास संडे भी है, ठीक है, संडे भी है तो मैं कल संडे को दे दूंगा, ज्यादा बेटर रहेगा। आज आप लोग, क्योंकि कई बच्चे शायद आज इस लेक्चर को ना कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो संडे की शाम को मैं इसका ऑडियो पॉडकास्ट दूंगा कि हमने क्या क्या बातें करी थी, सो दैट आप मंडे को इन क्वेश्चंस को प्लीज ट्राई करके आइएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट बेटा, लेवल आपका तभी बढ़ेगा जब आप कोशिश करेंगे, नहीं हो कोई नहीं, मैं हूं यहां पर, तभी आपसे पॉसिबल होगा ना बेटा कुछ करने के लिए, राइट। तो अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।